हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड आप सभी का स्वागत है सीएसआर के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक सीएसआर के टॉपर जिन्होंने इस सीएसआर एग्जामिनेशन को जेआरएफ कैटेगरी से क्वालिफाई किया है, वो भी 117 एआईआर रैंक से। तो इनको सबसे पहले इस रिज़ल्ट के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो। ये बंगाल से बिलोंग करते हैं एंड बहुत सारे बातें इनसे हम कर लेंगे, कैसे प्रिपरेशन किया है इन्होंने, क्यों करा है प्रिपरेशन, बहुत सारे इनके पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस सब जान लेंगे। एंड जो भी स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई हैं वो हम उनसे सुनने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको वो थोड़ा मददफुल हो जाए। ठीक है, तो ये सब बातें करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इनसे कर लेते हैं। तो प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। हेलो, मैं हर्ष अग्रवाल हूँ और मैंने मास्टर्स के बाद 1 साल प्रिपेयर किया था नेट जेआरएफ के लिए। तो मैंने इस बार क्वालिफाई कर लिया है। तो मेरा एम है लाइफ में कि मैं पीएचडी करूँ, रिसर्च करूँ, साइंटिस्ट बनने का कोशिश है मेरा। तो देखते हैं कब तक मेरा इच्छा पूरा होगा। राइट, अभी तो आपने एक स्टेप फॉरवर्ड गए हो आप इच्छा पूरी करने के लिए। एंड आई होप ऐसे ही आप स्टेप्स बढ़ते जाओगे, अपने बढ़ाते जाओगे। तो सबसे पहले सीएसआर एग्ज़ाम के बारे में आपको पता कैसे चला? एक्चुअली इसके बारे में बात मेरे मास्टर्स के टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगर किसी को पीएचडी करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक फेलोशिप हो, जिसके स्पॉन्सरशिप से ही आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये अपना एक एम बना लिया था कि क्योंकि मास्टर्स के बाद मुझे लगा था कि क्योंकि मेरा एकेडमिक्स अच्छा है तो मैंने सोचा कि मैं पीएचडी के लाइन में जा सकता हूँ। ओके, तो मतलब आपको बीएससी या मास्टर्स से लगा कि रिसर्च में आपको मास्टर्स करियर करना, मास्टर्स हाँ, से? मास्टर्स के टाइम से मेरे को पता था कि मैं पीएचडी की तरफ ही मूव करूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पीएचडी करके आपको एकेडमिक्स में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है? मेरे को जाना है मेनली रिसर्च में, मतलब साइंटिस्ट बनना ही मेरा मेन ऑप्शन है। तो मैंने हमेशा प्रायोरिटी दिया है कि मैं रिसर्च वाइज टॉपिक को अच्छे से जानूं, समझूं। और मुझे ये भी पता है कि बाकी भी एग्जाम्स है जिसको क्वालिफाई करके मैं पीएचडी कर सकता हूँ। बट सीएसआईआर नेट का एक अलग लेवल होता है। तो वो अपने आप में काफी बहुत रिस्पेक्टेबल है कि किसी ने अगर सीएसआईआर नेट से जेआरएफ क्लियर किया है तो एक अलग बात ही होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि सिलेबस में काफी अंतर है बाकी, और क्वेश्चन पेपर में काफी अंतर है। राइट, ग्रेट। एंड ये खुद को एक चैलेंज देने जैसा हो गया कि आपको सीएसआर जी। एग्ज़ाम क्रैक करने हैं। ये खुद जी को एक चैलेंज बिल्कुल। आपको फील करवाता है ये। राइट, वेरी राइट। एंड जब आप प्रिपरेशन करने लगे तब आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब आपको लगा कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा या फिर आपको लगा कि यार 2-3 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे? शुरू में तो जब मैंने कैजुअली एग्जाम को अप्रोच किया था तब मुझे लगा था कि नहीं, जैसे मेरा रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने उतना प्रिपरेशन किया नहीं है। बट मुझे ये पता था कि अगर मैं इसको 2 मंथ्स अच्छे से दूं या 3 मंथ्स अच्छे से दूं तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा। और जैसा मैंने परफॉर्म किया मुझे लगा कि 3 मंथ्स वॉज इनफ। तो मतलब मास्टर्स होने के बाद आपने बस 3 ही मंथ तैयारी की, 3 मंथ बाद आपने क्रैक कर दिया एग्ज़ाम? नहीं, एक्चुअली मास्टर्स खत्म होने के बाद मैंने 3 मंथ्स, एक्चुअली एग्जाम से पहले मैंने 3 मंथ्स दिया। एक्चुअली दिसंबर मेरे पास वाले? टाइम 6 मंथ्स के थे। हाँ, मेरे पास टाइम 6 मंथ्स था, क्योंकि मेरा मास्टर जिस मंथ खत्म हुआ उसी मंथ एक नेट का जून वाला वो था। हाँ, जून वाला सेशन जून वाला जो था। जुलाई में तो चला मैंने गया वो। दिसंबर तक, हाँ, जून वाला जो जुलाई में हुआ था, तो मैंने सोचा था कि वो क्लियर हो जाएगा, बट वो बहुत कैजुअली दिया था। तो उतना कैजुअल रहने से चलेगा नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा सा और अगर मैं इस पे फोकस करूँ। तो मैंने, हाँ, दिसंबर के पहले 3 मंथ्स इसको प्रॉपरली डिवोट किया था कि मैं जो पढ़ूंगा पूरा नेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। एंड ऑब्वियसली आपको ये फ़ायदा हुआ होगा कि जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम है वो जो फेब में चला गया, उसका आपका फ़ायदा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, उसका पूरा फायदा हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम अगर मिल जाता है तो फिर थोड़ा बहुत अजीब भी लगता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि अरे पढ़ लिया, अब वापस 2 महीना हाँ, बैठ जाओ, मगर फिर वो रिवीजन करते करते थोड़ा बहुत समझ में आता है कि अरे ये टॉपिक तो मेरा हुआ नहीं था, वो टॉपिक तो मेरा हुआ नहीं था। वो जैसा रिवाइज करते जाते हैं वैसा क्लियर होते जाता है। राइट राइट तो राइट हाँ, राइट। टाइम 1 मंथ अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, 2 मंथ अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो बेनिफिट का ही बात है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया था।
ये सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए जो डिले हुआ है एग्ज़ाम, एंड आपने प्रूव करके दिखाया है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाया है। क्योंकि जब कभी हाँ कभी ये फीलिंग आ जाती है ना, मिक्स फीलिंग, कि चलो मेरी पढ़ाई तो हो गई है, अभी बस हो गया, अभी एग्ज़ाम दूँ, बहुत बहुत एक्साइटेड रहते हैं अंदर से कि कब एग्ज़ाम हाँ होगा, कब हाँ हम जाएंगे, बट तभी जब डिले हो जाता है वो पूरा वो डोपामिन है वो ख़त्म हो जाता है, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, एड्रेनलिन ख़त्म हो जाता है, एंड थोड़ा लेज़ी फील करते हो। बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने कंटिन्यू पढ़ते रहे आप। हाँ। राइट, एंड अगर उस 3 घंटे की बात करेंगे तो कैसे रहे वो 3 घंटे? सबसे पहले किसको आपने अप्रोच किया, कौन से सेक्शन को, एंड क्यों? मैंने अप्रोच किया सबसे पहले पार्ट ए को, क्योंकि मेरा क्वांटिटेटिव पार्ट स्ट्रांग है। हम्म। क्योंकि बहुत मतलब पार्ट बी पार्ट सी में मुझे पता है कि पार्ट सी बहुत लॉजिकल है और पार्ट बी में फैक्चुअल बेस्ड डेटा है। तो मैंने सोचा कि पार्ट सी और बी करने से पहले, क्योंकि मैं ए में काफी अच्छा हूँ, तो मैं सोचा था कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट हो जाएगा, तो मैंने इसलिए पार्ट ए पहले करने का सोचा। मगर पार्ट ए करते करते मेरे पांच स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन हो रहे नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक रहता है वो स्टार्टिंग में। राइट। तो मैं चला गया पार्ट सी में। पार्ट सी में मैंने जब करने को देखा तो मुझसे पार्ट सी के क्वेश्चंस बन रहे थे, क्योंकि मैंने देखे देखे क्वेश्चंस टाइप सेम क्वेश्चंस तो नेट देता नहीं है, बट सिमिलर क्वेश्चंस देता है। तो जैसे कोई डायग्राम अगर देखा हुआ है, वो सब जब जब दिख जा रहे थे, थोड़ा सा फैमिलियरिटी हुआ, तो फिर मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने पार्ट सी पहले कर लिया, उसके बाद फिर मैं पार्ट ए पे वापस गया, पार्ट ए को वापस से अच्छे से किया, तब होने लग गए थे सन्स। क्योंकि जब आप पैनिक करते हो तो नहीं होता है, थोड़ा राइट। सा आप रिलैक्स हो जाओ, कुछ ऐसा चीज देख लो जो आपसे होने लगे, तो फिर आप फिर उसी को लेके फिर थोड़ा सा काम फील करते हो कि चलो भाई हो रहा है। और फिर मैं पार्ट बी में एकदम आस्ते आस्ते धीरे धीरे कर रहा था, क्योंकि मेरा पार्ट सी हो गया था। मैंने सोचा था पार्ट सी में से मेरे को 25 अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद मैं बाकी कुछ भी करते रहूं, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा पार्ट ए अच्छा है। थोड़ा सा पैनिक कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा था। फिर पार्ट बी करने के बाद मैं पार्ट सी करने के बाद मैं ए में आया, और लास्ट में मैंने बी किया। फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम शायद बचा हुआ था, तो मैंने सी के अपने सारे थोड़े से ऑप्शंस वापस देख रहे थे कि मैंने सही सोचा है कि नहीं, या मैंने हड़बड़ में गलत किया है कि नहीं। तो उस टाइम पे भी मैंने एक दो क्वेश्चंस पे ठीक किए थे, क्योंकि मैंने हड़बड़ में गलत कर दिया था। राइट, एंड जो आपने बात की थी कि जो पैनिक में आप होता है ना, जो आपको आता है तब भी आप भूल जाते हो जब आप पैनिक हो जाते हो, तो बिल्कुल चिल तरीके से जाना है हाँ, भाई, आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। बट ये नहीं हमारी है। बात है, हाँ, बट सही जो बात है। 3 घंटे जो फील करते हैं उसमें थोड़ा स्ट्रेस आ ही जाता है। बट जितना कम नहीं। कर सके उतना कम करो आप, ये तो मैं कहूँगा। हाँ, नहीं ऐसे मैं चिल रहता हूँ पूरा, बट एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा बस, क्योंकि अभी 3 मंथ दे दिया और इतना इम्पोर्टेंस है ना एग्जाम का, तो इसलिए थोड़ा सा जब नहीं होने लगता है तो थोड़ा सा घबराहट हो राइट, जाता है। ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पीछे आपकी इतनी मेहनत है। मेहनत के जब आप मेहनत हाँ करते हो तभी आपको टेंशन आता है कि अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसे उठ के चला गया तो उसको कोई टेंशन नहीं आता, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता ही है कि नहीं होने वाला है, बस टाइम पास करने के लिए बैठा हो। वो टेंशन तो आता है, बट सही है। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि जितना कम हो सके उतना कम टेंशन लो, उससे आपका दिमाग हाँ अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे, एंड पी हाँ। वाई क्यूज़ का कितना बड़ा रोल है? पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल है। मतलब मेरे पहली बार जो मैंने अटेम्प्ट लिया और सेकंड टाइम जो अटेम्प्ट लिया, उन दोनों में डिफरेंस यही था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से करके गया था। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मेरे को वो पैटर्न एक समझ रहता है ना, कि आपको आइडिया रहता है कि आप इसी जगह से बार बार गुजरे हो, तो आपको पता रहता है कि कौन सा दुकान किधर है। राइट। तो वही बात है, पीवाईक्यूज करके आप वही समझ जाते हो कि आप किस रास्ते से चल रहे हो और किस रास्ते में कौन गली कहाँ आती है। ग्रेट, एंड एक आपको एक फेमिलियरिटी हो जाती है ना, कि नया नया कुछ नहीं नज़र आता, कि जब डायरेक्ट सही एग्जाम बात। में गए और ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये सब नए नए क्या कंसेप्ट है, ये सब नहीं आते आपको। थोड़ा लगता है कि चलो इसका इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पी वाई क्यूज़ में देखे हैं, एंड इसको इस अप्रोच से सॉल्व करना है, ये आपको पता हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड टाइम आपको सफिशिएंट रहा? हाँ, टाइम सफिशिएंट था, टाइम का राइट। कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, टाइम सफिशिएंट था। ग्रेट, बढ़िया। एंड अगर मैं सिलेबस की बात करूँगा तो कौन से ऐसे फेवरेट टॉपिक थे आपके कि बहुत अच्छे लगते कि दिन रात पढ़ते जाए? मेरा फेवरेट, मेरे को आप सेल बायोलॉजी बैठ के दिन रात पढ़ने बोलो, मैं सेल बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म बोलो, इम्यूनोलॉजी बोलो, सेल्यूलर मैकेनिज्म्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी मेरे फेवरेट में आते हैं। वो सब विंड पाथवे है, ड्रॉस डेल्टा पाथवे है, बहुत सारे मतलब पाथवेज जिसमें भी हो, मुझे देखने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि उसमें जितना अंदर जाओ उतना ज्यादा आप जान राइट पाओगे। राइट राइट, बात सही यही है।
एंड उसके अपोजिट ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो बहुत चैलेंजिंग लगते थे कि भाई इसके क्वेश्चन ना आ जाए? चैलेंजिंग नहीं लगते थे, बट मैं प्लांट फिजियोलॉजी जब भी करता था मुझे बहुत नींद आता था, बाप रे बाप। ऐसा लगता था कि बस अब मैं कब ये वीडियो खत्म होगा तब मैं आँख बंद करूंगा। मतलब तो चैलेंजिंग से प्लांट ज़्यादा फिजियोलॉजी बोरिंग थोड़ा लगते बोरिंग थे। हो जाता था। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा बोरिंग लगता था, और बाकी ऐसे एनवायरमेंटल पार्ट मुझे उतना समझ में नहीं आता था कि मैं कितना करूँ। तो मैंने एनवायरमेंटल वाले जो पार्ट थे उससे सिर्फ पीवाईक्यू ही करके गया था। मैं ज्यादा एनवायरमेंट वाला पार्ट को मैं फोकस ही नहीं किया था उस पर ज्यादा। ओके, बट ग्रेट। पीवाईक्यूज जितने किए थे उतना में से मोटा मोटी हो गया था, बिकॉज मैंने देखा था कि कुछ कुछ मॉडल्स है, जैसे लॉटका वोल्टेरा मॉडल, या फिर जो आपके और दो तीन मॉडल्स है, जैसे कि मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्टली, बट वो सब जो ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे एकदम सिमिलर वैसे ही थे। तो वो आप राइट, उतना ही करके जाओ तो उतना इनफ रहता है, आपको उसके लिए अलग से बहुत सारे वीडियोस करने के या टेक्स्ट देखने के तो बिल्कुल भी दरकार नहीं पड़ते। राइट, ये बात तो सही है। बहुत बढ़िया। एंड क्या सोचा है आगे, मतलब कहाँ से रिसर्च करनी है वगैरह, कुछ इंस्टीट्यूट दिमाग में है? हाँ, इंस्टीट्यूट तो जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी आईआईटी के लिए, आईआईटी खड़गपुर से करने का सोच रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरे घर के पास ही आइजर है, राइट। आइजर से मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। SINP है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये CSIR की कुछ लैब्स है, जैसे IICB है, SRFTI है, और एक हैदराबाद में एक लैब है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का। तो CCMB। हाँ, तो वही वो सब इन कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैंने ट्राई किया हुआ है। इंटरव्यू मैंने सिर्फ अभी तक IIT खड़गपुर का दिया है, तो देख रहा हूँ कि कौन कौन से क्रैक करता हूँ, कौन कौन से राइट, आई जहाँ आई होंगे होप। मुझे ऐसे। हाँ, बोलिए प्लीज़। हाँ, जहाँ 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 भी हो मेरे को कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट हो, जैसे कि रिसर्च एनवायरनमेंट अच्छा रहे, कलीग्स अच्छे हो, बस उससे ज्यादा मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट, ये बात भी सही है। बहुत मतलब 5 साल आपको वहाँ पे निकालना है ना? ऐसे बस हाँ, 6 महीने 4 महीने के लिए नहीं करना है, तो इसलिए वो एनवायरनमेंट भी नहीं मैटर करना। करता है, गाइड भी मैटर करते हैं कि अच्छा कोई हाँ गाइड मिले, एनवायरनमेंट अच्छा हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना हो, तभी आप हाँ हेल्दी हाँ। हेल्दी वो अपना रिसर्च कर पाओगे। राइट। एंड किस में रिसर्च करना है आपको, कुछ पर्टिकुलर एरिया? मेरा थोड़ा ज्यादा झुकाव कैंसर के तरफ है, और थोड़ा झुकाव बायो इन्फॉर्मेटिक्स के तरफ भी है, क्योंकि मुझे वो बिग डेटा वाला, जब जब मैं रिसेंटली बेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और उससे पहले भी मेरे कॉलेज के टाइम पे बायो फिजिक्स कोर्स में मेरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स टाइप थे। तो मुझे वो पार्ट काफी मतलब ब्रॉड लगा कि बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, बहुत सारे रिसर्च को वो खुद स्टडी कर रहा है। और मतलब जैसे आज के दिन में जैसे AI है, एकदम इंडिस्पेंसिबल है, बहुत सारी चीजों को रिलेट करता है, बहुत सारे चीजों को आंसर फटाफट दे देता है। तो कंप्यूटर का जब किसी चीज में इतना अच्छा एक एंट्री हो जाता है, तो वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स खोल देता है। तो राइट। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इंडिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकता है। तो मुझे इसलिए ये वाले फील्ड में अभी आया हुआ है, ये फील्ड बहुत सालों से। बट मुझे लगता है अभी बहुत अच्छा टाइम है कि इंडिया भी इसमें कुछ ज्यादा अच्छा कर पाए, तो मेरे को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का इच्छा है। राइट, मतलब तो मेरा ड्राई लैब एक्सेल में भी से भी आपका क्या इंटरेस्ट है? हाँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई होप बहुत अच्छी रिसर्च आप करोगे। एंड जब भी आप देखो ना कि ये टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड होके कुछ सब्जेक्ट आते हैं, ये बहुत आगे जाते हैं, ट्रेंड होते हैं ये, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड होते हैं। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप रिसर्च करोगे, एंड ऐसे ही अपने जूनियर को इंस्पायर करोगे, जो भी लग रहा है कि ये क्यूलेस है, कि इनको पता नहीं है आगे क्या करना है, इनकी आप मदद करोगे। एंड आई होप आप हाँ, ऐसे काम करोगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो, फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, थैंक यू।